हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे, है ना? और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। हम लोग 40 वीडियो का एक सीरीज कर रहे हैं, है ना? आपको जैसा कि पता है, आज उस सीरीज का 5वां वीडियो है। ठीक। उम्मीद करते हैं कि 4 वीडियो तक आप अच्छे ढंग से कवर कर लिए होंगे, वीडियो देखे होंगे, बार बार रिविजन कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन डाउट होता होगा उसको आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास के। जैसा कि हम आपको बताए हुए हैं कि अगर आप इस वीडियो को 40 का 40 वीडियो देख लेते हैं तो पक्का 20 में 20 आएगा। इस बात को ध्यान में रख के आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम इजी क्वेश्चन उठा दिया गया, ऐसा नहीं बहुत हार्ड उठा दिया गया, मॉडरेट उठाया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला है, देखिएगा, कि यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 40% कम है, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 40% कम है, तो 40% का मतलब होता है, देखिएगा, 2/5। यानी कि क्या बोला है? यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से, ये बात को ध्यान रखिएगा, तो हम बताते हैं कि बी से जिसके साथ से लग जाए वो नीचे रहता है, अर्थात बी वाला नीचे हो जाएगा। तो बी हो गया आपका 5, तो 5 से 2 कम हो जाएगा, अर्थात ए हो जाएगा 3। ठीक है। 40% कम है तथा बी 100 से 20% अधिक है। तो 100 से 20% अधिक जब करिएगा तो वो हो जाता है 120। अर्थात क्या है कि क्या बोला है, अर्थात बी, यानी कि बी का वैल्यू जो दे दिया है ये 120 दे दिया है। ठीक है। तो हमको पता है ये कितना गुना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 24 गुना। ये कितना हो जाएगा जी? 24 गुना। ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा आप 24 गुना, तभी तो 24 + 120 करते हैं। तो पूछ रहा है आपसे, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान क्या होगा? तो 24 × 72 होता है, अर्थात मेरा 72 आंसर हो जाएगा। ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक। बस आप लैंग्वेज समझिएगा। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज का बेसिक सा बात है कि जिसके साथ ठीक है, जिसके साथ का या से चिपका रहता है, चिपका रहता है उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा परसेंटेज का बेसिक क्लास किए होंगे तो ये सब बात आपको याद होगा। अगर का और से दोनों में से आ जाए तो सी वाला को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर का और से दोनों में से आ जाए तो सी वाला को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, यानी कि सी वाला नीचे रहेगा। नेक्स्ट, दूध और पानी के 30 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट, घोल में पानी का प्रतिशत बढ़ाकर 37.5% करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना जाना चाहिए? देखिए जी, 30 लीटर के एक मिक्सचर है। 30 लीटर के मिक्सचर में क्या है कि मिल्क भी है और पानी भी है, यानी कि मिल्क भी है और वाटर भी है। ठीक। अब बोला है कि 15% पानी है, तो जब आप 30 का 15% निकालिएगा, ध्यान सुनिएगा, 15% निकालिएगा तो ये हो जाता है 15 × 45, अर्थात 450, और नीचे आ जाएगा 100, यानी कि 4.5 लीटर क्या है? वाटर है। तो 4.5 लीटर आपका वाटर आ गया। जब 4.5 लीटर वाटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा सर? तो 30 में से 4 घटाएंगे तो 26, अर्थात सर 25.5 लीटर ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा वाटर। ध्यान सुनिएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा? सॉरी, मिल्क आ जाएगा मेरा कितना? 25.5 लीटर। यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा ढंग से समझ में आ रहा होगा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो आगे बढ़ने पे हमें बोल रहा है कि पानी का प्रतिशत, ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ने पे हमको ये क्या है, थोड़ा सा और मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक। आगे बढ़ने पे हमारा ये कह रहा है कि घोल में पानी का प्रतिशत 37.5% करना है। तो हमको याद है कि सर 12.5% का जो वैल्यू होता है ये 1/8 होता है। तो हम बताए थे कि देखिए 37.5% थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? 3/8। इसका मतलब क्या? बोला कि पानी का प्रतिशत 37.5% करने के लिए, यानी कि क्या, अगर टोटल घोल बाद में 8 हो जाता है तो यहाँ पे पानी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर वाटर अगर 3 होगा, टोटल घोल 8 है, यानी कि मिल्क मेरा 5 हो जाएगा। मिल्क कितना हो जाएगा जी? मिल्क मेरा 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, सर मिल्क मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, 5 हो गया मिल्क। अब आगे बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ध्यान सुनिएगा जी, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ध्यान सुनिएगा। तो कोई बात नहीं है, हमको पता है सर कि पानी यहाँ पे जो मिलाएंगे हम x मिला लेते हैं। ठीक। तो ये जो अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 3:5। ठीक है। अब एक बात याद होगा आपको, मिक्सर नेविगेशन में बताया गया था कि जो चीज़ नहीं मिलाया जाता है वो सही मिलाया जाता है। आप खुद सोचिए ना कि आपके एक
कोई बर्तन है उसमें दूध और पानी दोनों रखे हुए हैं। जब दूध और पानी दोनों रखे हुए हैं तो क्या अगर आप दूध नहीं मिलाइएगा तो पहले वाला जितना दूध था उतना ही दूध अभी नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर आप पानी मिला देते हैं तो पानी बढ़ जाता है। यानी कि जो नहीं मिलाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो नहीं मिलाया जाएगा, जो नहीं मिलाया जाएगा वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट आपका, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें सीखनी थी, एक ये वैल्यू को याद रखने वाला, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सर हमको ये सॉरी उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिख दें, ठीक है। तो यहाँ 5 और 3, ठीक, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उल्टा लिख के 5 और 3। तो हमको पता है कि सर दूध पहले जितना था उतना अभी भी होगा, यानी कि 5 का वैल्यू कहीं ना कहीं सर 25.5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का वैल्यू 25.5, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1 का वैल्यू आ जाएगा 5.1। तो हम क्या करेंगे, फाइनली सर मेरे पास वाटर 3 आ गया, तो 3 में जब हम 5.1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 3 15, यानी कि 15.3 हो गया, ठीक है। अब 15.3 में से हमको पता है कि 4.5 पहले था, तो हम घटा लेते हैं। 4.5 पहले था तो वो कितना जाएगा, 13 में से 5 घटा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 11 सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 में से 4 घटा तो 10 हो जाएगा। अर्थात जो पानी मिलाया गया वो 10.8 लीटर पानी यही मिलाया गया था। इस बात को आपको अच्छी ढंग से समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद यही करता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल मेरे पास यहाँ पे आया था 5, हम बोले थे कि दोनों को, ये दोनों पहले बराबर होगा, तो ये 5 का वैल्यू इतना हो गया, अर्थात बाद में पानी इतना हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया था 15.3, और पहले वाला पानी 4.5 था तो घटा दिए, तो मिलाने वाला पानी आ गया, कितना पानी मिलाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अब हम समझेंगे, उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी, और अभी लगातार आपका पढ़ाई चल रहा होगा, ठीक है। ध्यान कहाँ है, इधर ध्यान रखिए प्लीज। चलिए, तो आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में, ध्यान सुनिएगा, और उनका महत्तम समापवर्तक 18 है, ठीक। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। हम बताए थे आपको कि कोई भी संख्या अगर रेशियो में दिया रहे, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और उसका HCF H हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो संख्याएं हो जाती हैं, जो संख्याएं होती है वो HA होती है, ठीक है, HB होती है, ठीक है, और HC होती है, बात समझिएगा। तो ये संख्याएं हो गया। तो अगर अलग अलग संख्याएं आपसे पूछता तो इस तरीके से बता देते हैं। तो हमको पता है कि सर 3 4 5 दिया है, कोई बात नहीं, हमको पता है सर 3 4 और 5 दिया, ठीक। इस अनुपात में संख्याएं दिया गया है। आगे बोल रहा है और उनका महत्तम समापवर्तक 18 है। तो 18 है तो संख्याओं का योग पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 4 3 7 7 5 12, अब 12 गुने इनका HCF क्या था, HCF था मेरा कितना, HCF एक मिनट, हाँ 18 था, HCF 18 था, तो 18 से गुना कर दिए। तो 12 गुने 18 जब करेंगे तो देखिए सीधे आपको गुना ऐसे करना होता है कि ये पूरा 18 से 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 कम 18, 18 और 3 21, यानी कि 216 आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी है। अगर हमसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, बढ़ते क्रम में संख्याएं बताएं, है ना, या फिर दो संख्याओं का अंतर योग से अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर बताएं, जो कुछ भी चीज़ है, या सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताएं, या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग बताएं, ये सब ध्यान में रखिएगा कि सबसे छोटी संख्या पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या बताएं। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका ऑर्डर में समझाएं, ऑर्डर कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ठीक है, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं, यानी कि अंतर से क्वेश्चन बन सकता है, बड़ी छोटी करके। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका योग बताएं, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्याओं का योग, या बीच में कौन सी संख्या है, ये भी कभी कभी पूछता है। हमने बनाया इस टाइप का क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको पता है कि सर यहाँ पे 3 था ही, यहाँ पे 4 था ही, बी की जगह सी की जगह 5 था ही, और HCF क्या था मेरा, HCF था हमारा 18, तो सब में 18 से गुना कर देंगे, इसमें भी 18 से गुना कर देंगे, इसमें भी 18 से गुना कर देंगे। तो छोटी पूछता तो ये, बड़ी पूछता तो ये, जो भी पूछता हम बता देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं जानबूझ के। देखिए कभी भी एक क्वेश्चन बना करके आप बहुत महारथी सॉरी अगर आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास कलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का कलेक्शन करने के लिए कम से कम एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करना होगा। तो कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे तो होगा, मान लीजिए 20 क्वेश्चन हम रोज करवा रहे हैं, तो वो 20 क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी हमारे वीडियो में लंबा टाइम लगता है। तो कम से कम 50 क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चन के आसपास हम चले जाते हैं अगर एवरेज देखा जाए तो 2-3 का, ठीक। 4 मानों का औसत 20 है, ठीक है, और जब प्रत्येक मान में एक मात्रा जोड़ी जाती है तो औसत जो मेरा हो जाता है वो 22 हो जाता है। देखिए एक बात को ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है, सुनिएगा ध्यान से,
इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है कि औसत पहले 20 था, अब क्या जोड़ा जाए तो 22 हो जाता है। देखिए कभी भी कोई संख्या में कोई भी संख्या का औसत कुछ दिया रहे, मान लेते हैं कि अगर n संख्याओं का औसत x है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर n संख्याओं का औसत x है, ठीक, औसत x है, ठीक, अगर हम एनो संख्याओं में जितना का वृद्धि करते हैं, मान लेते हैं कि एनो संख्याओं का y का वृद्धि करते हैं, तो मेरा औसत भी x प्लस y से बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम एनो संख्याओं में y की कमी करते हैं तो मेरा औसत भी x माइनस वाई से घट जाता है। अगर हम एनो संख्याओं में y से गुना करते हैं तो मेरा औसत भी x पहले जितना था उसमें y से गुना हो जाता है। अगर मैं एनो संख्याओं में y से भाग करता हूँ तो मेरा औसत भी y से भाग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? तो मेरा औसत कितना से बढ़ा, देखिएगा यहाँ पे मेरा औसत पहले 20 था, अब 22 से बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा होगा, तो हमारा बढ़ गया होगा सर 2, तो 2 हो गया आंसर। इस बात को एकदम कंसेप्ट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सभी कंसेप्ट बहुत जरूरी है। रेलवे एक बार क्या किया था कि इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक, कि अगर मैं एनो संख्याओं में y जोड़ता हूं तो एवरेज भी y से बढ़ जाता है, अगर मैं एनो संख्याओं में घटाता हूं तो वो घट जाता है, गुना करता है तो गुना हो जाता है, भाग करता है तो भाग हो जाता है। ये सब बात आपके सामने लिखा गया, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को रोक करके आप देखें और बनाए खुद से, आपको अंदाजा लग जाएगा कितना लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि 16,200 रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि ए को 1,200 रुपए कम मिलते हैं तो हिस्सा का अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। तो प्रारंभ में ए का हिस्सा कितना था? कोई बात नहीं, सुनेगा। ये क्वेश्चन तो एकदम बेहतरीन, ये क्वेश्चन बेहतरीन है, आप चाहे तो रोक करके बना सकते हैं, मैं पहले भी बोला हूँ, तो रोकिए और बनाइए, पता चलेगा क्या है। जैसे ही रोक करके बनाएंगे क्वेश्चन वापस आइएगा तो मैं मिलूंगा आपको। मिला? हाँ बिल्कुल मिल गया। चलिए हम तो देख रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो बोल रहा है कि 16,200 रुपए की धनराशि ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि ए को 1,200 रुपए कम मिलते तो इनका अनुपात, मतलब कम मिलता तो यानी कि 3:4:5 में हो जाता। किसका? ए का, बी का और सी का रेशियो, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ए का, बी का, सी का रेशियो 3:4:5 में हो जाता। कब? जब 1,200 रुपया कम लिया जाता, अर्थात 16,200 की जगह 1,200 रुपया कम बांटेगा, अर्थात 1,200 रुपया कम बांटेगा, अर्थात ये मात्र 15,000 रुपया बांटेगा। तो यानी कि 4, 3, 7, 7, 5, 12, ये 12 का वैल्यू जो हो गया ये कितना हो गया? ये 15,000 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 15 एकम 15, बात समझिएगा, 15 एकम 15, 3 जीरो, 15 दूना 24, ठीक है, 15 दूना 24, 6 जीरो, 15 चौक, 1 मिनट, 12 से आएंगे, ठीक है, 12 एकम 12, ठीक है, 3 जीरो, 12 दूना 24, 6 जीरो, 12 25 60, ये 1250 आ गया। एक का वैल्यू, एक का वैल्यू कितना जाएगा जी? 1250। तो हमसे पूछ रहा है तो हिस्सा का अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना था पहले? कब? जब 1,200 रुपया उसको दिया जाता था। तो अगर बाद में ही ए का हिस्सा पूछा जाए, ध्यान सुनेगा, ये सब बाद वाला, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1,200 को हटाने के बाद है, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 1,250 से गुना कर देते हैं। 1,250 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? ये 1,250 से गुना करेंगे तो 3, 5, 15 के 5 हाथ से देख, बढ़ते 36, 37, 3750 हो जाता है। ये बाद में पैसा मिला था, ठीक है। और पहले पैसा कितना मिला था? 1,200 रुपया, पहले इसको 1,200 रुपये मिल गया था। तो 0, 5, 9, 4, यानी कि 4950 रुपया इसको मिल गया था। कितना मिला था? 4950 रुपया इसको मिल गया था। इस बात को ध्यान में रखना होता है आपको, ठीक है, 4950 रुपया ध्यान में रखिएगा। एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बी और सी का पहले और बाद का रेशियो बताएं, पहले ठीक है और बाद की राशि बताएं, तो दोनों के लिए सेम हो जाता है। पहले का भी और बाद के लिए इन दोनों का सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है कि 1,250 रुपया कम किया जाता है तब इस रेशियो में आता है। जिसमें बोला जाता है सिर्फ उसी का बदलता है, बाकी का नहीं। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा है कि ए का पहले का और बाद की धनराशि का रेशियो बताया। तो पहले का कितना था? 3750, पहले का कितना था? 4950 और बाद में कितना था? 3750। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार देखकर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा हमें 6 नंबर। बोला है कि जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 35%, 60% और 10% की कमी की जाती है तब वो संख्या 37,440 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए
हम बताएं आपको, देखिए दो तरीका है, दोनों तरीके का फायदा बता देते क्या है। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, 35% की कमी कर दीजिएगा तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 35% कम करिएगा तो वो हो जाती है 65%, अर्थात 13/20 हो जाएगा। 65% का मतलब होता है 13/20। ठीक, अब आगे चलते हैं। 60%, 60% जब देखिएगा तो 60% का मतलब होता है 3/5, 3/5 होता है। ठीक, अब आगे चलेंगे तो सॉरी 60% की कमी कर दिया तो बचेगा कितना, 40% होगा ना जी, 40% होगा। देखिए 60% की कमी बोला है, ठीक, यानी कि 2/5 हो जाएगा, 40% बचेगा। तो नेक्स्ट, अब आगे बोल रहा है कि 10% की कमी कर दी जाता है, अर्थात बच जाता है 90% बचाना, यानी कि 9/10। अब ये हो जाता है 3 7 4 4 जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, x का जो मान ज्ञात करेंगे वही वह संख्या है। ये इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन दूसरा तरीका हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन बढ़ हो जाएगा, आपके लिए फायदा करेगा। अब फायदा क्या करेगा, हमने बोला कि 35% की कमी हो गई, तो 35% का मतलब हम बताएं आपको, इसका मतलब होता है 7/20। 7/20 का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा कि 20 की जगह पे अब क्या मिलेगा आपको, 20 की जगह पे ये मिल जाएगा, 20 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 13, यानी कि पहले था 20 अब हो गया 13, बाद में हो गया 13। ये पहले का है, ये इनिशियल है, ये पहले का। ठीक है, अब क्या हो गया कि 60% की कमी हो जाएगी, तो हमको पता है 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि पहले 5 था तो अब हो जाएगा 2। ठीक है, अब है 10% की कमी, अर्थात 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, यानी कि पहले था 10 तो अब हो जाएगा 9। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ से जब काटिएगा तो ये देखिए, ये 2 दहा के 10 हो जाता है। ठीक है, तो 10 गुने 10 100 गुने 5 ये हो जाता है 500। ठीक है, ये हो गया 500। इधर कितना हो गया, 13 9 1700, 13 9 1700 हो गया फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आता है इनिशियल वैल्यू होता है और ये जो होता है फाइनल वैल्यू होता है। और ये क्या बोला, देखिए तब वह संख्या 37,440 हो जाती है। ठीक है, तब वो संख्या कितना हो जाती है, 37,440 हो जाती है, यानी 117 का वैल्यू ये दे दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि पहली वाली संख्या ज्ञात करें, तो इनिशियल के लिए ये निकालना पड़ता है, एक का वैल्यू निकाल करके। एक और बात, अगर आपसे पूछेगा, देखिए यही एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम इतना कुछ किए हैं, अगर आपसे पूछेगा कितना वैल्यू का चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, पहले तो ये पूछता है, तो आप बता देंगे 500 से 117 हुआ है तो डिक्रीज हुआ है। कितना का डिक्रीज हुआ है, तो कितना का डिक्रीज हुआ है, तो इस बात को हम बता देंगे कि सर ये कितना का डिक्रीज हुआ है, तो हम बता देंगे कि सर ये 17 इधर है, देखिए 10 में से 7 घटा तो 3। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 1 घटा तो 8। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 383 का डिग्री जो है, यानी कि 383 का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू हमको निकाल के बताइए कि इनिशियल वैल्यू कितना था और कितना का कमी आया है, दोनों वैल्यू निकाल करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स से ऐसा क्वेश्चन देखिए बार बार ध्यान सुनेगा, मैं इसलिए इस तरीके से छोड़ता हूँ आपको, ताकि आप कैलकुलेट करना आपको आ जाए, कैलकुलेट करना आ जाए, आप लगे कि क्वेश्चन मैं भी बना रहा हूँ, नहीं तो सर सब क्वेश्चन बना देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि x y से 60% अधिक कुशल है। देखिए x जो है y से 60% अधिक कुशल है, तो हम बताते हैं 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, अब किससे बोला है, y से। ये देखिए क्या बोला है, x y से, किसके साथ है, y के साथ से, यानी कि y वाला नीचे हो जाएगा, तो y हो जाएगा सर जी 5, तो x हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन भरना हम लोग सिखाते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे चलिएगा, तो बोला है y अकेला एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में। ध्यान सुनेगा, y अकेला एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, अर्थात y अगर एक दिन में, ये देखिए ये इफिशिएंसी आता है, इफिशिएंसी का मतलब क्षमता होता है। क्षमता क्या होता है कि आप एक दिन में कितना कपार फोड़ सकते हैं, सॉरी ईंटा फोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि हाँ मतलब कपार फोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप संघी टाइप के व्यक्ति हैं, हाँ आप 5 क्या किया कि आपका क्षमता है कि हम एक दिन में, वाई की क्षमता है कि एक दिन में 5 सिर फोड़ सकते हैं किसी का, दूसरा का क्षमता है कि एक दिन में हम 8 सिर फोड़ सकते हैं। तो वो भी तो क्षमता ही दिखाता है, टेंडेंसी दिखाता है कि आपका कितना, आपके पास कितना क्षमता है। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए तो छोड़िएगा नहीं प्लीज, नहीं तो बवाल हो जाएगा। देखिए एक्स वाई से 60% अधिक है, ये क्वेश्चन हो गया। वाई अकेले एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, अर्थात वाई जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, वाई अगर एक दिनों में 5 काम करता है, ठीक है, तो 80 दिनों में 80 गुने 5 काम कर लेगा, क्योंकि यही हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई, सामान्य कार्य का 52%, ये सामान्य कार्य यानी कि टोटल वर्क जितना था इसका 52% काम करेगा मिलकर के एक्स और वाई, तो 52% क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 52/100। ध्यान सुनिएगा, और किसका, ये कौन मिलकर के काम कर रहा है, एक्स प्लस वाई। हम आपको बताया है कि जो जो मिलकर के काम करेगा उसके एफिशिएंसी जुट के भाग होता है टाइम के लिए।
इसका एफिशिएंसी क्या है, 100 का एफिशिएंसी कितना है, 8 और 5 13, तो सर 13 से हम भाग कर देंगे। सर 13 का 52 होता है, ये 0 से 0 काट दीजिए सर, ये 5 दूना 10 काट दीजिए, 2 चौका 8 कर दीजिए, 4 चौका 16 हो गया। यानी कि सर दोनों मिलकर के 16 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अगर एक और बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए केवल x कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, इस काम को केवल कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क 80 गुने 5 था, ठीक है। अब बटा x का अगर पूछता तो हम 8 से भाग कर देते, तो अर्थात ये 50 दिन में अकेले काम x कर लेता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास के। ये 1 मिनट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना हम सामने आ गए थे तो बाद में आप हमको बहुत सुना सकते हैं, ज़्यादा सोच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, ठोस बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। देखिए आधार की त्रिज्या क्या होता है भाई साहब, आधार की त्रिज्या हम बता दिए कि अगर ये बेलन है, देखिए बेलन के बारे में पूरा हम चीज कर सकते हैं, अर्थात इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन कहने का मतलब होता है कि पूरा जानकारी ले सकते हैं इसको लेकर, ठीक है। चलिए हम पूरा जानकारी आपको बेलन के बारे में दे देते हैं, ठीक है। बेलन के बारे में जब हम पूरी जानकारी देंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि ये बेलन है, ये क्या है आपके पास, ये बेलन है, ठीक, ये बेलन है, ठीक है, बेलन। अब जैसे ये बेलन हो गया, ध्यान सुनिएगा, ये बेलन हो गया, ठीक। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि ये वाला साइड जो होता है ये रोलिंग पार्ट होता है, ये रोलिंग पार्ट होता है। मान लेते हम पहले ही बताएं कि ये बेलनाकार टाइप का मेरा मान लीजिए, तो ये जो होता है ना, ये रोलिंग पार्ट होता है, इसी पे ये घूमता है, ठीक है। इसी को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं इसको, जिस पे घूम रहा है ये कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, तो ये इसका यूज होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, सी एस है। अगर इसका इधर वाला भी जोड़ लिया जाए एरिया को, और इधर वाला भी जोड़ लिया जाए, तो दोनों एरिया को जोड़ लेंगे तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। बात समझिए, इसके अंदर में जितना मटेरियल भरा जा सकता है, इसके अंदर में जितना मटेरियल भरा जा सकता है, फिगर जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसके अंदर जितना भी मटेरियल डाला जा सकता है उसको कहते हैं वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं जी, वॉल्यूम कहते हैं। बस समझिएगा, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया को पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, और कर्व सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता चला कि सर ये वॉल्यूम है, ये टोटल सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर ये क्या है, ये छोटा सा करके रखे तो सर ये वाला रेडियस कहलाता है। जब ये रेडियस कहलाता है तो सर ये भी रेडियस कहलाएगा। सर ये क्या है बीच में जो है, ये हाइट कहलाता है, ठीक है। ये हाइट होगा तो ये भी हाइट होगा। हाइट को जब लेटा देते हैं तो वो लेंथ में बदल जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हाइट को जब लेटा देते हैं तो वो लेंथ में बन जाता है, ठीक है। तो हाइट और लेंथ बराबर होता है, ठीक है। कई दफा आपको रूलर करके क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसका ये बराबर है कि नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिए। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक और बात, ये सर क्या है, इसी को कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसी को कहते हैं आधार का क्षेत्रफल बताइए। तो आधार का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार होता है, तो याद रखिएगा कभी भी बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल बोले, ध्यान सुनिएगा, आधार का क्षेत्रफल बोले या फिर टॉप का क्षेत्रफल बोले, टॉप का क्षेत्रफल बोले, देखिए टॉप भी वही है, देखिए टॉप भी वही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और आधार की अगर परिधि पूछे तो आधार की परिधि देखिएगा, वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो आधार की परिधि इसका बोले मतलब बेलन की आधार की परिधि जब भी पूछे आपसे तो जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, अर्थात इसका भी 2 पाई आर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बेलन की आधार की परिधि पूछे चाहे टॉप की परिधि पूछे, बात बराबर होता है। बेलन का आधार का आयतन पूछे चाहे टॉप का आयतन पूछे, वो बात बराबर होता है। अगर बेलन का आपका कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो आपको पता है कि क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। ये ध्यान सुनिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, बताया है आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बोलिएगा कि सर इतना रोज रोज काहे चिल्लाते हैं भाई, इसलिए चिल्लाते हैं कि आपके दिमाग में घुस जाए, दिमाग में तो घुसता नहीं है आपका, तो इसलिए हमको चिल्लाना पड़ता है। अगर आप रट के रखेंगे तो हमको इतना रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, ये सब बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे तो आगे बढ़ने पर हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या कितना है जी, 28 सेंटीमीटर है। सर हमको पता चल गया कि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अर्थात आर का मान दे दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बोला है उसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे दिया जी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई को ऊंचाई से समविभाजित करने पर 2 समान बेलन प्राप्त होता है। देखिएगा जी, ऊंचाई से समविभाजित करने पर 2 समान बेलन प्राप्त होता है। ओहो, कितना ये समझदार व्यक्ति है जो इतना अच्छा क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। देखिए ध्यान से, ये इस तरीके का है, ये बेलन है,
भले ही बेलन मेरा बेलन की तरह ना देखे, लेकिन ज़बरदस्ती आपको बेलन मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं मानिएगा तो बवाल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये बेलन है, ये भी बेलन है, ठीक है, बात समझिएगा। अब हमको बोला क्या है कि ऊंचाई, यहाँ पे क्या बोला, देखिए यहाँ पे यही बात है, ऊंचाई से समद्विभाजित करने पर, ऊंचाई से समद्विभाजित करने पर दो समान बेलन प्राप्त होता है। यानी कि हम क्या कर देंगे कि यहाँ से ये कट कर देंगे। जब हम कट करेंगे तो क्या एक इस तरीके का फिगर बनेगा, क्या एक ऊपर में भी और एक नीचे में भी, बात समझिएगा। जब हम इसको कट करेंगे, इमेजिन करिएगा, जब इसको एकदम कट कर दिए तो कट कर दिए तो वहाँ पे भी एक वृत्त की परिधि बढ़ेगा क्या, बिल्कुल इमेजिन करना होगा था इस चीज़ को, मतलब तोड़ दिए। जब हम तोड़ेंगे, एक मिनट हम देखते हैं, कुछ लेकर के आते हैं तोड़ने वाला, तब आपको पता चलेगा। वेट, बस हम जस्ट गए और चलिए बात समझिएगा। ये मैं मान लेता हूँ कुछ समय के लिए कि बेलनाकार है, ये मेरा हाइट कहलाता है, ये पूरा जो है ये हाइट है। और ये जो है ना मेरा, ये बात समझिएगा, ये जो मेरा है ना, ये क्या है मेरा बताइए, ये ही कॉर्ब सरफेस एरिया बता रहे थे। और इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया आता है। बात समझिएगा, ये रात का समय है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक उधर गया था, अंधेरा था, वो अलग बात है। बात समझिएगा, तो ये क्या है कि ये मैं बोला हूँ कि ये इस तरीके से बेलन है, ठीक। इसको तोड़ते हैं यहाँ से, ये बोला ना कि दो समद्विभाजित, ये देखिए समद्विभाजित है ना, प्रकृति का देन है, एकदम बराबर है। तो इसको दो समद्विभाजित से तोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे, बस देखिए तोड़ दिए, ये तोड़े आपके सामने तोड़े हैं, ठीक है। तो जब हम तोड़े हैं तो देखिए ये दो एरिया निकला, क्या ये दो एरिया निकलेगा, ये क्या दो एरिया है, यही दो एरिया एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। देखिए ये जुटा था, ये जुटा था, तो सिर्फ हम इस एरिया को लेते थे, इस एरिया को लेते थे। जब तोड़े कट किए तो ध्यान सुनिएगा, ये दो एरिया बना मेरा। तो एक पाई आर स्क्वायर कितना बढ़ा, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सर जो मेरा चेन वैल्यू है, लीजिए पेन कहाँ रख दिए हैं, भूलने का भी बीमारी, चलिए पॉकेट में है सर। हाँ, तो 2 पाई आर स्क्वायर है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर है, ध्यान सुनिएगा, बढ़ा है 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा है। और किस पे बढ़ा है, तो हमको पता है कि सर बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 2 पाई आर इंटू आर प्लस ए, ठीक है, और इंटू 100, यही ना बढ़ा है, ये बढ़ा हुआ प्रतिशत आ जाएगा, बढ़ा हुआ प्रतिशत आ जाएगा एग्जाम। तो हमको पता है कि सर ये 2 पाई आर से ये 2 पाई इंटू एक आर इंटू आर होता है, तो ये स्क्वायर वाला आर काट देते हैं, तो ये आर बच गया, ठीक है। अब आर बच गया तो ये सर आर बटा आर प्लस एच इंटू 100 हो जाएगा। अब हमको पता है कि सर आर का मान 28 दिया है, ठीक है, और आर प्लस एच यानी कि 28 प्लस 24 करेगा तो ये हो जाएगा 52, तो 52 सर नीचे हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। बात समझिएगा, जब ऐसा आइएगा तो हमको पता चला कि 4 से काटिएगा तो ये 7 का 28 हो जाता है, 13 का 52 होता है, यानी कि 700 बटा 13 आ जाएगा। ये कितना एरिया वृद्धि हो जाएगा, 700 बटा 13, 13 से काटते हैं, 13 × 5 = 65 कट जाता है, 5 कहीं दिख रहा है क्या, 5 एक ही जगह दिखा, हमारा आंसर ये हो जाएगा सी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। आपका ठीक है, तो आ जाएगा आंसर 53.85%। इतना कौन करता है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा ऑप्शन, तो ऑप्शन में मुझे मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का क्वेश्चन क्या मिलता है, ध्यान सुनिएगा, ये मेरा कंसेप्ट जो अब मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9 मिलता है, बोला है कि यदि एक आदमी को एक वस्तु को 840 रुपए में बेचना होता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। देखिए, यदि एक आदमी को एक वस्तु को 840 रुपए में बेचना होता है, ना सुनिएगा क्या बोला है कि एक वस्तु को 840 में बेचना होता है, यदि एक आदमी को एक वस्तु को 840 में बेचना होता है तो उसे 20% का हानि होता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मिलेगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको पता है कि 20% की हानि होती है, कहीं ना कहीं तो 80% का वैल्यू ये दे दिया था 840, है ना जी। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का हो जाएगा 840 बटा 80। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 25% का लाभ कमाना है, यानी कि आप कितना में बेचना चाहते हैं, 125% में बेचना चाहते हैं, तो 840 बटा 80 और गुना कितना हो जाएगा 125, तो गुना कर लीजिए, है ना। तो कितना में बेचना चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये काटना है तो काट लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 42 हो। अब जब 42 में 25 से गुना करें, 125 से गुना करेगा तो देखिए इधर हम कर देते हैं, ठीक है, 42 गुना 125,
तो 125 को ये 250 कह सकते हैं क्या, 250 कह सकते हैं क्या, और 250 का ये 21 कह सकते हैं क्या, तो 250 गुना 21 कर दे कैलकुलेट करने के लिए। तो 0 का 0 कर दिए, बट्टा में 2 रहेगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 2 है ना तो काट दीजिए ना जी, लेकिन ये दशमलव में क्यों आ रहा है, कहीं कैलकुलेट करने में गलती कर दी क्या हम लोग, हमको तो लग रहा है कि कहीं गलती कर दी है, ये 0 से 0 कर दिए हैं। अच्छा 4 गुना 8 काटे ना, 4 यहाँ पे गलती कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गलती कर रहा है कैलकुलेट करने में, थोड़ा सा गलती कर दे रहा है तेज, बात समझिएगा, देखता हूँ मैं कहाँ पे क्या होता है, यहीं पे गलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए, ये देखिए 840 है ना, तो 840 ठीक है बटा 80 गुना 125 निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझिएगा, हमने कहा कि यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, 4 से कटेगा तो 4 गुना 8, ये 4 से कटेगा तो ये 21 में कटता है, 21 84 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 125 गुने 21 आ गया, बटा 2 है, तो 125 गुने 21 है, 21 अब बटा 2 है, तो आप इसको गुना करेगा तो कितना देगा, 21 पच्चे 105 होता है, तो हासिल हो गया 10। ठीक है, 21 गुना 42 होता है, 42 से 10 52 होता है, यानी कि ये हो गया 2। ठीक है, हासिल हो गया 5, 21 से कम 21, 21 5 26 हो जाता है, 21 5 26 होता है, तो 2625 बट्टा में 2, तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 12.5, 13 12.5 कहाँ पे है, 13 12.5 यहाँ पे है आंसर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना। देखिए थोड़ा सा टेबल वेबल आप याद करके रखिए, मुझे याद है, इस कारण से मैं डायरेक्ट 20 के बाद भी गुना कर सकता हूँ या गुना कर लेता हूँ एक ही बार में, वरना आप क्या करते पकड़ के एकदम पागल की तरह ऐसे करते हैं आपको, सॉरी पागल कह दिए, ठीक है, घोषित करना हम उसको 1 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे कट करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, सीधे 21 से गुना करेंगे। ठीक है, ताकि आपका ठीक रहे कैलकुलेशन, बाकी उससे अलग बनना है तो अलग मेहनत कर लीजिए, अलग क्षमता रखिए, अलग कीजिए से बोलिए, अलग कीजिए पेंसिल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 157 बटा 10, इसको कैलकुलेट करना है भाई। ये कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि बोर्ड मास का ध्यान रखना होता है, रूल बोर्ड मास में हम बताए थे कि बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, क्या होता है कि पहले बड़ा वाला ब्रैकेट को देखना पड़ता है, फिर मझला वाला ब्रैकेट को देखना होता है, फिर छोटा वाला ब्रैकेट को देखना पड़ता है, सॉरी पहले छोटा को देखेंगे, फिर मझला को देखेंगे, फिर बड़ा को देखेंगे। ठीक, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब होता है गुना, डी फॉर डिवाइड का काम करता है, फिर मल्टीप्लाई का काम करता है, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का, इस तरीके से कंसेप्ट चलता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने इसी कंसेप्ट पे। ठीक, रोज चिल्लाते इस बात को बोर्ड मार्क्स के बाद, ये बात आपके सर भी चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं, आप नहीं पढ़ पाए, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। प्लीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अब क्या है यहाँ पे कि ये देखिए छोटा ब्रैकेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, तो पहले इसी के अंदर का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 9/4 है, 5/3 है, 15/14 है, डिवाइड बाय इतना 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 है इंटू इतना। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिख गया है, तो हम कर देंगे कि 10/9, और ऑफ का मतलब होता है गुना, और ये तो हो जाएगा 3/14, 3 से काटते तो 3 बार में कट जाता है, ये काटते 5 बार में, ये काटते 7 बार में, यानी कि ये हो जाता है 5/21। बस मिल जाएगा, ये पूरा को हम कर सकते थे 5/21, बस मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा 5/21। ठीक, 5/21। ठीक, ये डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड ही रखेंगे, ये ब्रैकेट छोटा सा ये बड़ा सा है यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि 15/14 है, 15/14 है, डिवाइड बाई इतना है, तो क्यों ना पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15/14 हो जाएगा। ठीक, और हमको पता है कि सर इधर वाला बदलता है, तो ये हो जाएगा 21/5, 7 दूना 14, 7 के 21, 5 3 15, अर्थात 9/2 आ जाएगा। ये पूरा कितना आ जाएगा जी, 9/2 आ जाएगा। बात समझिएगा, ये पूरा आ जाएगा 9/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक हम कर दिए तो ये आ गया 9/2, ये कितना गया 9/2। अब आगे क्या है, 5/3 है और गुना है 9/2। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 9 5 45 और 3 नहीं कट जाएगा, 3 3 9 है ना, यानी कि 15/2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15/2। तो फिर हम बढ़ेंगे, ये वाला काम करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2। देखिए ध्यान से, तो इतना हम कर लिए, इसका मतलब आ गया, ये आ गया 15/2, ये पूरा आ गया 15/2, और इधर कितना है प्लस है 9/4 है। तो हमको पता है कि सर इसका एल्सियम लेंगे तो 4 ही होगा, तो 9 प्लस ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 39/4। ये पूरा को सॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि सर ये 39/4 है। देखिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, अगर कोई और तरीका कोई बता देता है तो आप जाकर सीख लीजिए 39/4। हाँ बिल्कुल, इससे अलग क्या बनाएंगे बोर्ड में से, बेसिक सा बात है, बेसिक ज्ञान ही दे सकते हैं हम आपको। ठीक है, तो 39/4 हुआ। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के जस्ट बाद ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे है, लेकिन इसके पहले इसका काम करना है, तो 41/8 में से 39/4 घटाएंगे, तो इसका एल्सियम लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 कम 8 यानी कि 41 से कम 41, 4 दूना 8 यानी कि 40 दूना 80 में से 39 दूना 78 हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, जबकि 8 में से 1 घटा तो 7, ठीक है, और 7 में से 4 घटा तो 3, तो -37/8 आ जा रहा है।
ये पूरा का मान यहाँ से यहाँ तक -37/8 है अभी तक, इस बात को ध्यान रखना है, -37/8 प्लीज। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आया ये -37/8 है प्लीज, -37/8 आया, और यहाँ पे फिर ऑफ है तो ऑफ का मतलब गुना होता है, और यहाँ पे कर दीजिए 16/5, ठीक। अभी कटने वाला नहीं है, लेकिन 8/16, 8 दूना 16 यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 37 दूना, और 40 दूना 80 में से 6 घटा दे देंगे तो 74 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 74/5, माइनस में है, माइनस में 74/5 हो गया। यहाँ तक आप कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि ये ऑफ का यूज किए थे, ठीक। अब हमको पता है कि सर ये यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही आता है, तो 157/10 माइनस 74 जब 5 करिएगा तो देखिए यहाँ पे 157 माइनस, और 74 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 74 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, फिर ये सब मिटा देते हैं आपको, 74 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 74 गुना करिएगा, यहाँ पे देखिए 6 है ना, 10 गुना, और ये देखिए सीधे कितना है, सीधे देखिए 10 और 5, 10 और 5 कैसे मिटाएंगे तो 10, 10 एकम 10 यानी 157 लिख दिया, 5 दूना 10, ठीक है। तो इसमें 2 से गुना करें, 4 दूना 8, 7 दूना 14, ठीक है, 148। अब इसमें से घटाएंगे तो 157 में से जब 148 घटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10, अर्थात मेरा आंसर 9/10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इतना समय भी लिया हूँ, क्योंकि बार बार हम गीज रहे थे लाइन के ऐसे करिए वैसे करिए, वरना हम डायरेक्ट करते चले जाते हैं। तो आपको भी ऐसे एग्जाम्स में करते जाना है एकदम डायरेक्ट, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट के अंदर काम करना होता है, फिर मझला ब्रैकेट के अंदर काम करना होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर काम करना होता है, फिर उसके जस्ट बगल में अगर ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ वाला काम करना होता है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहा है कि एक डीलर 600, ये ध्यान सुनेगा, एक डीलर 600 प्रत्येक मूल्य पर दो वस्तुएं एक्स और वाई खरीदता है, और वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता है। वह एक्स को 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। ध्यान सुनेगा, ये एक्स को यहाँ पे 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है, देकर बेचता है, और फिर भी 216 का लाभ अर्जित करता है। फाइनली वो 216 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वाई को 46% का एकल छूट पर बेचना चाहता है तो वाई पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कर। देखिए जी, एक्स और वाई दोनों का जीत करके इस क्वेश्चन को बनाना है। क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? अगर क्षमता है तो इस क्वेश्चन को पॉज करिए और क्वेश्चन बना के देखिए, ठीक है। जब पॉज करके वापस आइएगा तो मैं मिलूंगा आपसे, जैसे कि अभी जस्ट मिला हूँ, है ना, है कैसे है, चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान सुनिएगा, ये क्या है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन मिलने के बाद आप रुक करके जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पक्का आपसे क्वेश्चन बना भी होगा, नहीं भी बना होगा, दो ही तो कंडीशन ही है। चलिए प्रोबेबिलिटी है, जानता हूँ प्रोबेबिलिटी पढ़ाता भी हूँ ना। ध्यान सुनिएगा, तो इस तरीके से इस बात को समझिए पहले कि ये क्वेश्चन में आपको ये समझना है। ध्यान सुनिएगा, ये पहले ही बोल चुका है कि एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं। जब आप लैंग्वेज सही ढंग से पढ़ेंगे तो एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, दोनों का अंकित मूल्य समान है और दोनों का एमपी भी समान है। ध्यान सुनिएगा, दोनों का अंकित मूल्य समान है, यानी कि सीपी भी समान है और एमपी भी समान है। तो क्या हम दोनों वस्तुओं को, दोनों में से कोई एक वस्तु नहीं मान सकते हैं? हम मान सकते हैं कि सर ये वाई ही है वस्तु, क्या है, वाई ही है, इसलिए हम एक्स ना कह करके हम इसको वाई कह सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे नहीं क्वेश्चन चेंज करते हैं, हम कंसेप्ट से बता रहे हैं क्यों उसको वाई कहें, ठीक है। हम इसको एक्स ना कह करके हम क्या कह सकते हैं, वाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का अंकित मूल्य समान है और दोनों का वो क्या समान था, दोनों का अंकित मूल्य समान था, दोनों का सीपी भी समान था, इसलिए हम वाई भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन मैं बदल नहीं रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम एक्स पे ही बना रहे हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए वाई ही मान लें, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम मान लेते हैं कि एक डीलर 600 रुपये प्रत्येक में से दो वस्तु को खरीदता है, तो खैर हम वाई से मतलब हम मान लेते हैं कि सीपी जो सर होगा वो वाई का 600 होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई खरीदता है, वह उनमें से प्रत्येक समान मूल्य पर अंकित करता है, मतलब कुछ अंकित किया होगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि वो उस पर 25% और 15% के दो छूट दिया जाता है, वो बाद की बात है, हम बाद में समझ लेंगे। दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी 216 का लाभ अर्जित करता है। कितना का लाभ अर्जित करता है जी? तो 216 का लाभ अर्जित करता है। ध्यान सुनिएगा, तो 216 का लाभ अर्जित करता है, यानी 600 के सामान का बेचा कितना में होगा जी? 600 सामान में जब 216 का फायदा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 816 रुपये में ये बेचा होगा। ध्यान सुनिएगा, तो 816 एसपी होगा। ध्यान सुनिएगा, तो हमारा कहना है कि एमपी कितना होगा? क्या बोला ये क्वेश्चन कि यदि वह 46% की एकल छूट देता है, कितना परसेंट का? 46% का एकल छूट देता है। तो सबसे पहले सर एमपी तो देख लें कि एमपी आ कितना रहा है। हमको पता है सर कि जो 816 है ये आया है कितना का?
y का, ठीक है, 25% के छूट देने के बाद यानी कि 3/4, ठीक है, उसके बाद 15% का छूट देने के बाद यानी कि 85/100 पे ये आया सर, ठीक है, ये इसका 816 वैल्यू है। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से y का मान निकलेगा। y का मान कितना आ जाएगा जी, कैलकुलेट करके बताइए तो हमको थोड़ा सा। ये 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कितना बराबर कटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21 और यहाँ पे 3 दूना 6, 272 आ गया। ठीक, ये 5 से कटेगा तो ये 17 बार में कट जाएगा, 17 5 85, ये 20 में कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें हैं तो ये 17 से कटेगा क्या, तो देखें देखते हैं, 17 कम 17, 17 से 2 63, ठीक है, 16 बार में कटना, 16 चौका 64 और 64 दूना 128, ठीक है, 128, यानी कि y का मान आ गया 1280। y का मान कितना आ गया 1280। y क्या माने थे हम, mp माने थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा प्लीज। ये y जो मान के चल रहा है ये हम mp माने थे, ना कि cp माने थे। ठीक है, तो ये मेरा 1280 आ गया था, बात समझिएगा। अब बोला है क्वेश्चन, ये बात को अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको, इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये 1280 हो जाएगा। देखिए कई बार एक मैं छोटा सा बात बता देता हूँ, कई बार लिख देता हूँ कुछ और, बोल देता हूँ कुछ और, तो प्लीज़ उससे आप डाइवर्ट मत होइएगा, बात आप समझिए, दो में से कोई एक सही जरूर लिखते हैं। ठीक, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा इन सभी चीज़ों का। अब बोला कि 1280 पे आप 46% का क्या करते हैं, छूट देते हैं, यानी पैसा लेते हैं कितना, 54%। 54% को इस बात ध्यान रखिएगा, हम 0.54 भी कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, 0.54 भी कह सकते हैं सीधे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा कि 1280 में 1280 का हम 54% करेंगे तो हम 54/100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, तो हमारा पे यहाँ पे जब देखिएगा तो ये आ जाएगा 54% जब पैसा निकालेगा तो हमारा कितना पैसा आ जाएगा जी, ध्यान सुनिएगा, 128 है या 54 है, तो गुना कैसे कर लेंगे, 128 में 54 से करें, हाँ सीधे करते हैं, 128 में 54 से गुना करते हैं, 128 में 54 गुना करते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे कि 4 से करेंगे तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, अब बच्चों को 48 49 50 51 यानी कि 512 होगा। अब यहाँ पे 500 गुना करेंगे, ठीक है, 500 से गुना करेंगे तो 28 बच्चे होता कितना, 140, आई 500 यानी कि 640 हो जाएगा, सीधे हम तो ऐसे कर लिए। ठीक है, ये 2 1 5 4 9 ये 6 यानी कि 6900 ध्यान सुनेगा, 6900 12/10 यानी कि 191.2 रुपये में बेच दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इसको बना के देखते तो पता चलता है आपको। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो कितना का फायदा हुआ, तो सर 91.2 का फायदा हुआ, कितना से, तो 600 से, और गुना कितना, तो 100 से। ठीक है, ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 00 से 00 कट गया, बात समझिएगा। अब हम 6 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे तो ये आ जाता है, यहाँ पे देखिएगा तो 15 छक्का 90, ठीक है, और 6 दूना 12, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6 दूना 12, और ये 10 है नीचे यानी कि 15.2%। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से निकलता है क्वेश्चन, इतना मशक्कत करने के बाद क्वेश्चन निकलता है। देखिए मैं क्वेश्चन इजी लेके नहीं आ गया हूँ केवल, क्वेश्चन अच्छा भी लेके आया हूँ, इसलिए ताकि आपका स्ट्रेंथ बने, आपका मजबूती बने। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा आपको। 12 नंबर क्या बोला है कि संख्याएं x 3 3 1 यदि 11 से विभाजित है तो x का अंकीय मान ज्ञात करें, अंकीय मान ज्ञात। ध्यान सुनिए, सबसे पहले 11 का विभाज्यता के लिए बताए थे कि ऑड प्लेस का सम, ठीक है, और इवन प्लेस का सम का अगर अंतर या तो 0 आया 11 से कट जाए तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आप जाकर के मेरा पुराना वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सब बात पता आ गया। ठीक है, जैसे 5 नंबर है तो 5 से पहले 1 2 3 4 देखिए तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होते आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा, जो लोग हमको टाइम दे रहे हैं उनका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। ठीक, अब चलते हैं, क्योंकि आप भी शुरू से देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो हमको पता है कि सर x है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और 1 है। 11 से विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे सर, x + 3 और 1 4, यानी कि सर ये x + 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो x का मान क्या रख देंगे 2, अर्थात मेरा मान, इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि 2 हो गया इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर कितना मिल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर हमको जो मिला है वो मिला है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना मिला है जी, क्वेश्चन नंबर मिला है 13। बोला है कि रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण लिया, ब्याज दर को समान वर्षों के लिए लिया, सॉरी ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया। थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ होगा आपके लिए, तो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या है। देखिए इस टाइप के आप क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसका रेट और टाइम दोनों के लिए समान हो जाता है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, वही वो क्वेश्चन है। ध्यान सुनेगा, बोला है कि 1200 रुपये आप साधारण ब्याज पे लिए हैं जिसका रेट और टाइम दोनों बराबर होता है, हम आर दोनों मान लेते हैं, अब बटा में कितना कर लेंगे 100, और ये बोला है कि 432 रुपये आपका ऐसा ही के बराबर है। ये क्या है,
P इंटू आर इंटू टी बटा 100 है, और ये जो है मेरा एसआई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या है मेरा एसआई है। तो हम क्या कर लिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट लिए। अब 12 से काटेंगे तो देखिएगा हमें बढ़ते 36 बढ़ते 72, यानी कि आर स्क्वायर का मान 36 आ गया। तो आपको पता चलेगा आर का मान 6 आ गया। तो आपसे पूछा था कि रेट कितना है, तो रेट आ जाएगा 6। अगर हमसे टाइम भी पूछता है तो टाइम भी हम बता देते हैं कि 6 साल। क्यों? क्योंकि वो बोला था कि रेट और टाइम दोनों बराबर है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर, एक व्यक्ति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत से आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यही से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला कम से कम तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, तो हम इस क्वेश्चन बनाने वाले हैं। हमसे बोला है, ध्यान सुनिएगा, कि एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार करती है। चलिए हम इस क्वेश्चन में बनाना ज़्यादा आसान होगा, तो हम इसमें बना देते हैं। वैसे किसी भी बनाते हैं, बात बराबर है, हम इस पर बना सकते हैं। तो हमको पता है कि टाइम सर दिया है 9 सेकंड। अच्छा 9 सेकंड हम कह सकते हैं, या 9 अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 9 बटा 3600 कह सकते हैं क्या? क्योंकि एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। इसलिए हम इसको सेकंड को घंटे में बदल दिए। पहली बार टाइम हो गया। अब मेरा डिस्टेंस था। अब हमको पता है कि सर जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस दिया है कितना सर, 225 मीटर। तो हम एक बात बताए हुए हैं, ट्रेन जब आप हमसे पढ़िएगा तो ट्रेन के बारे में बताएंगे कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है, या किसी पुल को पार करता है, या किसी खंभा को पार करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ वो अपने डिस्टेंस कवर करती है, तो उसका डिस्टेंस है 225 मीटर। अर्थात जब आप किलोमीटर बदलिएगा, 225 को 1000 से भाग करिएगा तो ये आ जाएगा 0.225 किलोमीटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे बोला है कि देखिएगा, फिर बोला है कि एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा से आते हुए 225 मीटर रेलगाड़ी इतना समय पार करती है। अब देखिएगा ध्यान से, विपरीत दिशा से कोई ट्रेन आती है या कोई रेलगाड़ी आती है। विपरीत दिशा का मतलब होता है कि अगर हम इधर चल रहे हैं तो इधर से कोई वस्तुएं आ रही है। बात समझिएगा, ठीक है। ये होता है विपरीत दिशा, या इसको सम्मुख भी कई बार बोला जाता है। सम्मुख मतलब ये दोनों का मुख, ये देखिए इसका मुख ये है, इसका मुख ये है, तो ये दोनों का मुख एक तरफ है ना। दौड़ते हुए फिल्म में नहीं देखे हैं कि हीरो हीरोइन आकर ऐसे, ठीक। आगे चलते हैं, तो बात समझिएगा। यहाँ पे गला मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरा कहना है, ध्यान सुनिएगा, कि इसकी स्पीड तो सर दे दिया था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 लिख देते हैं, इसका x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान आप निकाल लीजिएगा, वही रेलगाड़ी की स्पीड होगी। रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, स्पीड। कैलकुलेट करिएगा, दे दिए मशक्कत करने के लिए। एक और क्वेश्चन है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर आप भाग जाता है, कैलकुलेशन नहीं आते। भाई आती है, आकर के सामने से चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप बता दीजिएगा हमको कि कितना आपसे बना नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोला है कि ए और बी मिलकर के 12 दिनों में काम कर सकते हैं। देखिए ए है और बी, ये दोनों मिलकर के 12 दिनों में काम करता है, ठीक है। बी है और सी है, ये दोनों मिलकर के 15 दिनों में काम करता है। सी है और ए है, ये दोनों मिलकर के 20 दिनों में काम करता है, ठीक है। तो ए बी सी मिलकर के काम को कितना दिनों में करेगा, जितना क्वेश्चन बनेगा सब क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। इनका एल्सियम लीजिएगा तो आ जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 30 = 60। बात समझिएगा, ये आपका एफिशिएंसी आ गया, यानी कि क्षमता आ गई। ये बात को हम बताए थे। ये क्या है, ये टाइम है। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। इस बात को ध्यान रखिए, ये टाइम है आपका, ठीक। तो मेरा ये कहना है कि सर अगर ये देखेंगे कि ये क्षमता कितना है, तो सर 5 4 9 3 12 है। लेकिन ये 3 किसका क्षमता है, तो सर 3 ये सी प्लस ए का क्षमता है, ये बी प्लस सी का क्षमता है 4, और ए प्लस बी का क्षमता है 5। तो क्या हम अगर हम इधर जोड़ेंगे तो क्या ये ए करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्षमता कर जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 नहीं हो जाएगा। हम नहीं कर सकते ए और ए 2a, ठीक है। बी और बी 2b, और सी 2c बराबर 12 हो जाएगा। अर्थात जब 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 12/2, यानी कि 6। इस बात को ध्यान रखिए, मैं मिटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बात आप ही के लिए सिर्फ बताया गया, वरना मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ जाएगा, 6। इस बात को समझिएगा, मैं फिर बताता हूँ कि कैसे आप पढ़िएगा वहाँ पर। हमको पता चल गया कि सर a प्लस बी प्लस सी का क्षमता जो आ गया ये 6 आ गया। बात समझिएगा। अब आप कैसे करिएगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, जब ए बी बी से सी ए दिया रहा है, तो इधर क्षमता को जोड़ के 2 से डायरेक्ट भाग कर लीजिएगा। 2 से भाग करेगा तो a प्लस बी प्लस सी का आ जाता है। देखिए 5 4 9 9 3 12, 12 में से जब आप 2 से भाग करिएगा तो आ जाता है 6।
जो कि a प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ गया। पहले हम इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। तो बोला क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा सर, तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर के करेगा तो 60 टोटल वर्क है, 60 टोटल वर्क है, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी मिलकर के करेगा तो तीनों क्षमता से, इसका टाइम पूछा है तो इनके तीनों क्षमता से भाग करेंगे, तो तीनों क्षमता से जब भाग करेंगे तो 6 से भाग कर देंगे, अर्थात कितना आंसर आ जाएगा 10। तो 10 दिनों में इसका आंसर आ जाएगा 10 10 10, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को। क्या बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है। खैर मैं बताता हूँ आपको क्या। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को प्लीज। चलिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा कि अगर हमसे पूछता कि ए अकेले इस काम को कितना दिनों में करता, बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करता, सी अकेले इस काम को कितना दिनों में करता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, या ए बी से कितना दिन ज्यादा लगाता, या बी सी से कितना दिन ज्यादा लगाता, या सी ए से कितना दिन ज्यादा लगाता, तो क्या करते हैं। या आपसे पूछ लेता कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात बताइए, तो क्या करते हैं। भाई कुछ नहीं कर सकते है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। हमको पता है, ध्यान सुनिएगा, जिसका क्षमता पूछे आप देखिए कि वो किसमें लापाता है, क्योंकि उसी का पूछ रहा है। तो देखिए हमसे पूछेगा कि ए, हम अगर पूछना चाहे आपसे कि ए का क्षमता बताइए, तो ए कहाँ लापता है जी, तो ए यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर। हमको पता है कि बी और सी का क्षमता हो गया 4। सर जब बी और सी का क्षमता 4 हो गया तो ए का क्षमता हम 2 नहीं बता देंगे, एकदम बता सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि बताइए बी का क्षमता बताइए, तो बी कहाँ लापता है, बी यहाँ लापता है, ठीक है। तो सी और ए है, तो सी और ए का 3 हो गया, बात समझिएगा, सी और ए का 3 हो जाएगा तो बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बी का क्षमता हमारा पास 3 आ गया, ठीक है। अगर हमसे ए का क्षमता पूछे तो हमको पता है ए कहाँ लापता है सर, तो ए लापता, सॉरी ए नहीं, सी का पूछे तो ए का देखिए सी कहाँ लापता है सर, तो सी यहाँ लापता है, तो ए प्लस बी का मान सर 5 है, ए प्लस बी का मान 5 है, तो सी का मान अपने आप 1 हो जाएगा, तो सी का क्षमता कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखिए ये अकेले अकेले क्षमता बता दिए। जब अकेले अकेले क्षमता बता दिए तब तुच्छो क्वेश्चन आ जाएगा, आप एकदम तोड़ के ममोड़ के नचोड़ के सब रख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि 2 3 1, ठीक है ना जी। तो ये क्षमता दिया है 2 3 1, ध्यान सुनिएगा। अगर हमसे पूछे कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो बात समझिएगा, ए का क्षमता है 60, ठीक है, ए का क्षमता है 60 और बटा ए वाला से भाग, ए की क्षमता से भाग कर देंगे, अर्थात ए अकेले 30 दिन में करेगा। बी का पूछे तो टोटल वर्क है 60, सॉरी ए का क्षमता नहीं, टोटल वर्क था 60, ये इसका 60 और बी का क्षमता है तो बी की क्षमता से भाग कर दीजिए 3, यानी कि बी अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, बी अकेले इस काम को 20 दिन में कर लेगा। उसी तरीके से सी कर लेगा। अगर ए प्लस बी पूछे तो ए प्लस बी के एफिशिएंसी से भाग करेंगे, अगर बी प्लस सी पूछे तो बी प्लस सी के एफिशिएंसी से भाग पूछे, अगर ए प्लस सी पूछे तो ए प्लस सी के एफिशिएंसी से भाग करेंगे। आप देखिए कितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए। तो बहुत क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 10 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, 200 तरीके आप अपने से बना के निकाल के देखिएगा प्लीज, ठीक है। ये हम बस इतना कहना चाहते थे कि टोटल वर्क बराबर होता है क्या, सॉरी हाँ ठीक है, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये पूरी बात आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 32,500 रुपए है। ग्राहक को दिवाली पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कर। देखिए 32,500 रुपए है टीवी का अंकित मूल्य, ठीक है। 20% का छूट दीजिए, यानी कि 80% पैसा लिया होगा। जब 80% पैसा लिया होगा फिर भी उसको क्या होगा कि 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सीपी का 130% वो पैसा लिया होगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये 0 से 0 भी काट सकते हैं। अब 13 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाइए, 13 से काट लेते हैं, 13 से काटते हैं तो सर 13 गुना 26 हो जाएगा, 13 50 65 हो जाएगा, यानी कि 2500 हो गया। तो 2500 बराबर क्या हो जाएगा, 2500 गुने 8 बराबर हो जाएगा सीपी। अब हमको पता है सर कि 25 गुने 8 होता है 200, ठीक है 200, और ये डबल जीरो तो डबल जीरो चिपका दिए, तो सीपी मेरा कितना आ जाएगा, सीपी आ गया 20,000, मेरा आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हम डन कर चुके हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोला है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः, ठीक है, 1 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं जस्ट आ रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन पढ़ के आप समझ लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 10,000 रुपए और 12,000 रुपए का निवेश किया। बी ने 8 महीना अपने धन के साथ व्यवसाय छोड़ दिया और पहले वर्ष के अंत में उनके 8100 रुपये लाभ कमाए। इस सब मिलकर के लाभ कमाए, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लिखा जाता है।
तो बी का हिस्सा क्या है, मतलब बी कितना रुपया लाभ कमाए ये बताना। कोई बात नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है, मैं भी करूँगा तो चाहूँगा लाभ कमाओ, ठीक है। एक और बात, पहले आज ये बात भूलना मत, आज देखिए आज ये भी बात भूल गया कि आपको बोलना कि आप प्लीज़ लाइव लाइव तो देख नहीं रहा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर आपका जाता है, क्योंकि अभी लाइव मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा प्लीज़, और ये मैं जितना वीडियो आपके लिए एफर्ट मार रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से कंटेंट ला रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करना है आपको, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, जितना हो सके लाइक करिए, जितना हो सके आप कमेंट करवाइए, है ना, और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहे और मैं आपके लिए कंटेंट एकदम लाता रहूँ। मैं अगर कमिट किया हूँ कि 40 वीडियो लाऊंगा आपके सामने, तो पक्का 40 वीडियो लाऊंगा। ये 5वां वीडियो चल रहा है, ठीक है, लगातार 5वां दिन का, ये एकदम लगातार जाएगा आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बोला है ए और बी। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। बस पार्टनरशिप में मैं इतना ही पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, बस इतना ही। पार्टनरशिप इसी पे सब क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, कि बउआ यही बात बस ध्यान में रखना। तो हमको पता है कि सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, ये 10,000 ये लगाया, 12,000 ये लगाया, तो हम नहीं कह सकते कि 5:6 है सर। 5:6 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है ए और बी, तो सिर्फ रेशियो लिखिएगा, तो सर 5:6 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। फिर जब दूसरा बात पूछेंगे कि टाइम बोला है कि बी 8 महीने के बाद अपने धन के साथ व्यवसाय छोड़ देता है, तो बी ना छोड़ा है, ए के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। इसका मतलब कि ए पूरा साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो ए पूरा साल यानी कि 12 महीना पैसा लगाया था, बी 8 महीना, इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। तो इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा जी, 3:2। तो प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, देखिए ये 3 दूना 6 कट जाता है, ठीक है, तो 5 एकम 5 और 2 दूना 4, देखिए ये प्रॉफिट का रेशियो है। यानी कि अगर ये 5 रुपया कमाएगा ए, तो बी कमाएगा 4 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना दिया था, 8100, यानी कि 9 का वैल्यू 8100, 9 का वैल्यू 8100, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 900, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। तो हमसे पूछा था कि बताइए बी का प्रॉफिट कितना है, तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा 9 चौका 3600, ठीक है, 3600। अगर ए का पूछता तो 9 5 4500, लेकिन हमसे पूछा क्या है बी का, तो 3600 का है जी, डी है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका डन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके पास आ जाता है 18 नंबर, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन हम जस्ट बताते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी को साइकिल से एक जगह जाने और वहां से स्कूटर से लौटकर 8 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि, ध्यान सुनिएगा, इस साइकिल से गया और स्कूटर से आया, बात समझिएगा, तो इसको टाइम लगता है 8 घंटा 30 मिनट, यानी कि 8.5 घंटा, बात समझिएगा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं यदि वह साइकिल से दोनों तरफ यात्रा करता तो उसे 10 घंटा लगता, मतलब साइकिल से जाता फिर साइकिल से जाता तो इसको 10 घंटा लगता। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ साइकिल से जाता तो 10 घंटा लग रहा है, अर्थात एक तरफ साइकिल से जाने में 5 घंटा लगेगा, बात समझिएगा। मतलब आप अपने ननिहाल जाते हैं, बात समझिएगा, ठीक है, आप अपने ननिहाल जब गए तो साइकिल से जब जाते हैं तो उसको लगता है 5 घंटा, और साइकिल और स्कूटर दोनों से जब जाते हैं और आते हैं तो लगता है 8.5 घंटा, यानी कहीं ना कहीं 5 घंटा इधर गया। ध्यान सुनेगा, सी का मान जब आप 5 दे दिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, स्कूटर से आप एक तरफ से जाने में कितना समय लगाते हैं, 3.5 घंटा। तो स्कूटर से जब एक तरफ से जाने में 3.5 घंटा लगाता है, या फिर आने में 3.5 घंटा लगाते हैं, तो आने और जाने में कितना लगा दीजिएगा, 3.5 और 3.5, यानी कि 7 घंटा। यहाँ पे 7 घंटा आंसर आ गया। बाकी आप इस क्वेश्चन को जितना अच्छा ढंग से इमेजिन करेगा उतना बेहतर समझ पाएगा, ठीक। आगे, एक वृत्त के व्यास के 3 गुना लंबाई, ध्यान सुनेगा, एक वृत्त है, वृत्त का व्यास d होता है, इसका 3 गुना लंबाई, 3 गुना लंबाई उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम, ध्यान सुनेगा, उसकी इसका व्यास के 3 गुना लंबाई जो होगा उसकी परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है, से 10 सेंटीमीटर कम। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमको पता है कि सर 3d बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान बोला 22/7 इंटू आर का मान हमसे क्या बोला है, एक मिनट, इस बात को ध्यान रखिए प्लीज, ध्यान सुनिएगा। हमको एक बात बताइए पहले, हम डायरेक्ट आर का ही मान क्यों नहीं निकाल देते यहाँ से, सुनिएगा पहले। क्या हमने बताया है कि d बराबर 2r होता है, हमने बताया आपको। तो जब बताया है कि d बराबर 2r होता है तो क्यों ना आप यहाँ पे 2r पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6r बराबर 2 इंटू, बात समझिएगा, 2 इंटू पाई, ठीक है, पाई का मान बोला है 22/7 इंटू, ठीक है, r का r छोड़ दीजिए, -10 कर लीजिए। अब हमको पता है कि सर इसको इधर लेके आता है तो 6r, ठीक है, माइनस 22/44/7r बराबर ये -10, कोई बात, ठीक। तो हम कर लेंगे तो 7×42 हो जाएगा, ये कितना 7×42 हो जाएगा, तो 42 में से 2 घटेगा, ये भिन्न का जोड़ करिएगा तो ये आ जाएगा, क्या सुनेगा, 7×42r - 44, ये प्लस में आ जाए बटा 7 बराबर -10, ये r है यहाँ पे भी,
तो कितना आ जाएगा -2r/7 कह सकते हैं क्या, -2r/7 कह सकते हैं क्या, बात समझिएगा। तो -2r/7 बराबर -10, ठीक है। ये काट देते हैं, 2 × 10 यानी कि r का मान कितना आ जाएगा 35। r का मान कितना आ जाएगा जी 35। तो r का मान मेरा 35 आ गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये इजी सा कंसेप्ट है, बस ये लैंग्वेज इतना ही ध्यान में रखना था। उसके बाद बस कैलकुलेशन करना था। आपको कैलकुलेशन करना आता है, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर मेरा मिल जाएगा 20 नंबर, बस लास्ट है, ठीक है। उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। ये 19 नंबर था, आप देख सकते हैं, दिख रहा है 19 नंबर, ठीक है। गिनती भी सिखाना पड़ेगा क्या। चलिए 20वां क्वेश्चन। मूलधन ज्ञात कीजिए यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर 16 है। तो हम बताए थे कि 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस होता है, बात समझिएगा, P × R/100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बताए थे। तो 2 साल का CI और SI का अंतर कितना बता दिया, 16 है। तो सीधे लिख दीजिए 16 बराबर P का मान हमको नहीं पता है तो P छोड़ देते हैं, इंटू R का मान हमको पता है कि सर R का मान यहाँ पे दे दिया है मेरा कितना 4, तो 4/100 का होल स्क्वायर, ये काटिएगा तो ये 1/25 हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो 16 बराबर P × 1/25 है, तो 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 और 25 का स्क्वायर करेगा तो 625, यानी कि 1/625 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो 625 में जब आप 16 से गुना करिएगा तो P का मान आ जाएगा, तो P का मान आ जाएगा 625 × 16। ध्यान सुनिएगा। तो ये करेंगे तो 16 पचे 80 के 0 हासिल 8, ठीक है। 16 × 32 8 40 के 0 हासिल 4, 16 96 96 4 100, यानी कि 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बॉम्बे है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू है, बहुत खुश रहिए। लीजिए इमोजी बड़ा कर देते हैं, वेट, ये लीजिए बड़ा कर देते हैं, ठीक है। खुश हो गया, ज़्यादा खुश हुए, ठीक है। इस बात को समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5वां वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर आप 6ठा वीडियो देखने से पहले आप अपना पूरा 5वां वीडियो तक का नोट्स एकदम पलट के आएंगे। जो मैं फॉर्मूला बताया वो सब रिवीजन करके आएंगे, जो कंसेप्ट बताया वो सब रिवीजन करके आएंगे, जो डाउट क्वेश्चन है उसको देख के जरूर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।